नमस्कार दोस्तों, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें नहीं, लेखिका के संग की औरतें। तो बता देते हैं, पहले रेफरेंस बता देती हूँ मैं आपको। ये 9th कक्षा CBSE NCERT सिलेबस का जो सेकंड बुक है कृतिका, उसका दूसरा पाठ है। पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें। अब ये मेरे संग की औरतें कौन कह रहा है? ऑब्वियसली मैं तो कह नहीं रही हूँ, ये लेखिका कह रही है कि मेरे संग की औरतें। तो अब देखते हैं लेखिका कौन है। लेखिका है मृदुला गर्ग। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा लेखिका के बारे में आपको बता दूं। इनका जन्म कलकत्ते में हुआ था और मृदुला गर्ग हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही अच्छा, बहुत इन्होंने उपन्यास लिखा हुआ है, कहानी भी लिखी है इन्होंने, उपन्यास भी लिखे हैं। एक चित कोबरा नाम का उपन्यास है इनका, काफी विवादित भी रहा है वो, और जो पुरुष प्रधान समाज है उसके ऊपर कटाक्ष करते हुए उन्होंने उस उपन्यास को लिखा है। ये जो इनकी रचना है मेरे संग की औरतें, ये आत्मकथा है। अब आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा होती है कि जब कोई भी राइटर, लेखक अपने खुद के बारे में एक्सप्रेस करता है, अपने अनुभव साझा करता है, उसको हम आत्मकथ्य कहते हैं। तो शैली हो गई इसकी आत्मकथ्य, क्योंकि लेखिका ने पूरे पाठ के अंदर अपने स्वयं के जीवन से जुड़ी हुई बातें हमसे साझा की है। तो आत्मकथ्या शैली में लिखा हुआ मेरे संग की औरतें में लेखिका मृदुला गर्ग किन किन के बारे में हमें बताती हैं, यही इस पाठ में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेखिका मृदुला गर्ग किन किन के बारे में हमें इस पाठ में बताएंगी। तो ये हमें शीर्षक से ही पता चल रहा है। पाठ का शीर्षक है मेरे संग की औरतें। तो यहाँ हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर लेखिका ने अपने जीवन से जुड़ी हुई औरतों का जिक्र ही हमारे सामने किया है। अब वो औरतें कौन कौन सी हो सकती है? देखिए, हमारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि इनके साथ जब हम रहते हैं तो उनका कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव जरूर पड़ता है। यही मृदुला गर्ग के भी साथ हुआ है। वो कहती हैं कि मेरे व्यक्तित्व पर जिन जिन लोगों का प्रभाव रहा, या मेरे आसपास के जो लोग हैं जिनकी जो बातें मुझे प्रभावित करती हैं, उन सब के बारे में लेखिका मृदुला गर्ग ने जिक्र किया है। तो कहानी अपने बताते हुए, आत्मकथ्य शुरू करते हुए, वो सबसे पहले जिक्र करती हैं अपनी नानी माँ का। तो उनकी जो नानी थी वो कैसी थी, उनके व्यक्तित्व के बारे में लेखिका बताती हैं। तो उनकी नानी, ये लेखिका जो है ये उस जमाने की बात बता रही हैं जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। देश जब आजाद नहीं हुआ था तो जो कुछ पैसे वाले लोग थे, आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी होती थी, वो पढ़ने के लिए विदेश चले जाया करते थे। मोस्टली ब्रिटेन चले जाया करते थे, और वकालत, जैसे गांधी जी ने भी वकालत वहां से की। तो जो नाना जी थे लेखिका के, वो भी वकालत बाहर से करके आए। और उनकी नानी कैसी थी? उनकी नानी बिल्कुल, जिसको हम देसी कह देते हैं आजकल की भाषा में, एक आम गृहिणी के जैसी ही थी, पूजा पाठ करने वाली, धार्मिक प्रवृत्ति की। तो जो नाना थे वो जैसे ही विदेश से लॉ करके आए, बैरिस्ट्री करके आए, तो उनके तो स्वभाव में बदलाव आ गया। क्यों? क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में जब वो रह करके आए तो उनका पूरा ही रुआब बदल गया। उनका रुआब हो गया एकदम ऐसे रईसों वाला रुआब हो गया, है ना। उनके बोल चाल में फर्क आ गया, वो रईसों जैसे बोलने चलने लग गए। अंग्रेजी की ज्यादा झलक दिखाई देती थी उनकी भाषा में, और रहन सहन में भी वो अंग्रेजों को फॉलो करते थे। लेकिन नानी जो थी, उन्होंने अपने व्यक्तित्व में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया। तो लेखिका बता रही हैं कि मेरी नानी एक आम घरेलू औरत थी, पूजा पाठ वाली थी, लेकिन कहीं न कहीं वो नाना जी के इस, जहां पर उनको प्रभावित हो जाना चाहिए था नाना जी की जीवन शैली से, लेकिन वो अडिग रही, अब उनकी जीवन शैली से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। और देशभक्त भी थी वो, साहसी भी थी। अब प्रश्न ये आता है कि लेखिका शुरू में ये बोलती हैं कि उस समय मैं नहीं थी, यानी लेखिका तो थी नहीं, उन्होंने अपनी नानी को देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी उनको इतना पता है, तो सीधी सी जाहिर बात है कि उन्होंने ये सब अपनी नानी के व्यक्तित्व का जो भी किस्सा है वो सुना होगा। एक किस्सा शेयर करते हुए लेखिका बताती हैं कि ये उस समय की बात है जब नानी बीमार पड़ गई, बिल्कुल, है ना, और बिस्तर पे हो गई, और मेरी माताजी, यानी किसकी माताजी? लेखिका की माताजी,
उनकी इकलौती संतान थी। अब हर इंसान की जब इकलौती संतान होती है और जो अंग्रेजी रुआब वाला इंसान होता है, रईस होता है, उसकी इच्छा होती है कि मैं किसी अच्छे सरकारी नौकरी वाले को दूं, या अच्छे जो बैरिस्ट्री करा हुआ हो या अच्छा पैसा हो, उसको मैं अपनी बेटी की शादी करूं। लेकिन नानी ने क्या किया, जब वो अंतिम क्षण थे उनके जीवन के, उस समय उन्होंने अपने पति से एक विनती की। क्या विनती की कि मुझे आपके मित्र प्यारेलाल जी से मिलना है। अब ये प्यारेलाल जी कौन है? प्यारेलाल जी स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय के, है ना, जो स्वतंत्रता के लिए जितने आंदोलन होते थे उसमें भाग लेते थे। लेकिन लेखिका के जो नाना जी हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया करते थे, लेकिन उनके मित्र जो थे प्यारेलाल जी वो भाग लिया करते थे स्वतंत्रता आंदोलन में। तो लेखिका की जो नानी जी ने अपने पति से कहा कि मुझे आपके मित्र से मिलना है। उनके नाना जी तो थोड़े आश्चर्यचकित तो हुए, क्योंकि ऐसी औरत जो पर्दा नशी थी, यानी पर्दा करती थी, वो कभी किसी से सीधे मुंह बातचीत नहीं करती थी, पर्दा करने वाली औरत आज उनके मित्र से मिलकर क्या बात करेगी भाई। लेकिन वो बीमार थी और उनकी इच्छा थी, तो उनके जो नाना जी थे वो अपने मित्र को बुला लाए कि हाँ जी ये मेरे मित्र हैं प्यारेलाल जी, करिए क्या करनी है बात। तो नानी जी ने क्या बात करी पता है? नानी जी उनको कहती, प्यारेलाल जी मेरी बेटी के लिए रिश्ता आप ढूंढेंगे और ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो स्वतंत्रता सेनानी हो। भाई उन्होंने ये शर्त रख दी। अब स्वतंत्रता सेनानी तो ऑब्वियस ही बात है कि वो पैसे वाले तो होएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय स्वतंत्रता में पैसा खर्च भी बहुत करना पड़ता था, आंदोलन के अंदर लोग देते थे अपनी तरफ से, है ना, और सरकारी नौकरी उन लोगों को मिलती नहीं थी, क्योंकि सरकार क्या थी, सरकार तो विदेशियों की थी, तो सरकारी नौकरी तो स्वतंत्रता आंदोलन वालों को मिलती नहीं थी। तो लेकिन उन्होंने ये अपनी इच्छा जाहिर कर दी और प्यारेलाल जी के सामने अपनी ये बात रख दी। अब ये उनके जीवन की अंतिम इच्छा थी, इसलिए लेखिका के नाना जी को भी ये बात माननी पड़ी और उनके माता जी की शादी, यानी लेखिका के माता जी की शादी फिर किससे हुई? लेखिका के पिताजी से, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इस प्रकार जो लेखिका की नानी थी, उनके व्यक्तित्व का ये वाला चेहरा हमारे सामने आता है कि वे अनपढ़ थी, पारिवारिक थी, पर्दानशी थी, एकदम घरेलू थी, लेकिन बहुत ही देशभक्त टाइप की थी वो। लेखिका आगे बताती हैं अपने माताजी के बारे में कि जो उनकी माताजी थी वह एक ऐसे परिवार से आई थी जिनके पिताजी बड़े ही रईस थे, है ना, रुआब वाले थे। तो और उनकी शादी हो गई, थोड़ा सा आर्थिक रूप से वो उनके बराबर नहीं थे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले उनके पति थे, इसलिए उनको अब साड़ी कैसी पहननी है? खादी की साड़ी पहननी है ना। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लेते थे लोग, वह दूसरे कपड़े न इस्तेमाल करके खादी के कपड़े ही इस्तेमाल किया करते थे। तो लेखिका जो थी वो रात भर वो साड़ी को बांधने का अभ्यास, और लेखिका की माताजी रात भर साड़ी को बांधने का अभ्यास किया करती थी, क्योंकि शरीर से वो थोड़ी कमजोर थी और खादी की साड़ी उनसे संभलती नहीं थी, है ना, और बाकी की उनको पहननी नहीं थी। तो रात रात भर जा करके वो साड़ी बांधने का अभ्यास किया करती थी। घर के काम वो ज्यादा नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक तो वो शारीरिक रूप से कमजोर थी, दूसरा उनको साहित्य पढ़ने का, संगीत सुनने का, इन सब कामों में उनको रुचि थी। तो उनको कोई घर वाले ज्यादा कुछ बोलते भी नहीं थे, इवन उनकी दादी जी भी नहीं बोलते थे। वो कहते थे हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पोंछी और छिक्के पे टांग दी, यानी कि इसको तो संभाल संभाल के रखने वाली है हमारी बहू। और एक माताजी की अच्छी बात ये थी कि वो दूसरों की जो बात थी वो गोपनीय रखती थी, यानी अगर कोई राज की बात है तो वो किसी दूसरे को कभी भी बताती नहीं थी, एक दूसरे की बात इधर उधर बताती नहीं थी। दूसरी उनकी खास बात ये थी कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। तो ये जो दो बातें उनके व्यक्तित्व की थी, उनकी वजह से उनको घर में भी उनका मान सम्मान उतना ही था और बाहर भी उनको खूब मान सम्मान मिलता था, इन दो बातों की वजह से। तीसरी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, जिसके बारे में मृदुला जी बताती हैं, वो है लेखिका की परदादी जी। अब लेखिका की परदादी जी लीक से हटकर काम करने वाली थी। तो लीक से हटकर काम करने वाले के लिए उन्होंने दो तीन चीजें हमें उनके बारे में बताई है। सबसे पहली बात तो कि जो घर में जो जितना सामान इकट्ठा कर लेते थे लोग, औरतें स्पेशली, कि भाई ये भी संभाल लो कम, और वो क्या करती थी कि वो दान दे दिया करती थी।
ज्यादा फालतू सामान घर में इकट्ठा नहीं किया करती थी और दान दे दिया करती थी। और उस जमाने के बिल्कुल विपरीत जब उनकी बहू गर्भवती थी तो वो माता जी के मंदिर में जाकर के क्या मांगती है, कन्या मांगती है कि हे भगवान, हे माता जी मुझे पोती देना। अब ये उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल विपरीत था। उस जमाने में कोई भी कन्या मांगा ही नहीं करता था। अब तो थोड़ा सिचुएशन चेंज हो गई है ना। तो उस समय का परदादी का जाके मंदिर में, क्यों? क्योंकि उनके 7 पुस्तों से कोई कन्या थी ही नहीं, सब लड़के बेटे बेटे थे। और माता जी ने इतनी मेहर कर दी अफरा तफरी में कि उनकी 5 पोतियां हो गई, है ना। मांगी तो उन्होंने एक थी लेकिन 5 हो गई। अब ये कौन थी? सब ये मंजुला भगत, मृदुला भगत, रेणु, चित्रा, अचला, ये सब बहनें थी। किसकी बहनें थी? मृदुला जी की बहनें। तो मृदुला जी अपनी बहनों के बारे में बताती हैं फिर उसके बाद। उससे पहले दादी जी वाला चैप्टर थोड़ा खत्म कर लेते हैं। तो एक दिन की और एक उदाहरण बताते हैं वो दादी जी के व्यक्तित्व को लेकर के कि कैसा था कि हवेली में सारे जो मर्द लोग थे वो सब बारात में गए हुए थे। पहले मर्द लोग जो होते थे, आदमी जो होते थे, वो सब बारात में जाते थे, औरतें नहीं जाया करती थी। तो उस समय जब सब आदमी बारात में गए हुए थे तो औरतें सब बैठ के रत जगा कर रही थी और दादी जी, परदादी जी जो थी वो सो रही थी अपने कमरे में। तभी एक चोर आता है, मौके का फायदा उठाता ना कि आज आदमी तो कोई घर पे है नहीं और औरतें सभी भगवान में बिजी हैं, तो मैं चोरी कर लेता हूँ। कोई चोर तो इस नियत के साथ आता है। तो जैसे ही वो दादी जी के कमरे में धीरे धीरे जा रहा होता है, दादी जी उसको कहती है कि कौन है बेटा, जरा मेरे को ना पानी पिला दे। अब उनके सिरहाने पानी होता है लोटे में। तो अब चोर क्या करेगा? वो सोचता है कि नहीं पिलाऊंगा तो दादी शोर मचा देगी, कौन है कौन है। तो वो चुपचाप से दादी जी को पानी का लोटा दे देता है और दादी जी पानी पी लेती हैं। और उसके बाद उसको चोर को कहती है कि सुन, मुझे पता है तू चोरी करने आया है, पर ये अच्छी बात नहीं है। चोरी करने के बजाय कोई खेती में काम कर और पूरी ईमानदारी से पैसा इकट्ठा कर। अभी दादी जी की बात चोर को लग गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना तो शोर मचाया, ना पुलिस की धमकी दी, ना किसी को बुलाया। उन्होंने बड़े प्यार से उसको कहा कि तूने मुझे पानी पिलाया है, अब तू मेरा बेटा है और मैं एक माँ के जैसे तेरे को समझा रही हूँ। भाई चोर के तो कानों से उतर के वो दिल में उतर गई बात और चोर उनकी बात मान के खेती करने लग गया। तो ये जो दादी जी का एक अलग सा व्यक्तित्व लेखिका ने हमें बताया है। उसके बाद लेखिका बताती है अपनी बहनों के बारे में, जो अफरा तफरी में 5 बहनें पैदा हो गई थी। सबसे बड़ी है मंजुला भगत, जो आगे वो भी लेखिका बनी, है ना। और मृदुला गर्ग, ये भी लेखिका। फिर रेणु और चित्रा, उनकी 2 बहनें हैं, वो लेखिका नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि वो इसके लिए शुक्रिया भी करती हैं कि ठीक है, सारी की सारी लेखिका नहीं बनी। अच्छा, रेणु को जब कहा जाता तो वो कहते कोई सुनने वाला भी, पढ़ने वाला भी तो चाहिए। जब ये उपन्यास वगैरह लिखेंगी, साहित्य लिखेंगी, तो उसको पढ़ने वाला भी तो कोई चाहिए। फिर इनके बाद आती है इनकी जो सबसे छोटी बहन अचला, वो भी लेखिका बनी और इनका भाई राजीव, वह भी लेखक हुआ। इसके बाद लेखिका स्वयं अपने बारे में बताते हुए कहती हैं कि शादी के बाद उनको बिहार के डालमिया नगर में रहना पड़ा, जहां पर पति पत्नी भी जब सिनेमा हॉल में मूवी देखने, फिल्म देखने जाते थे तो अलग अलग रो में बैठते थे। यानी जो समाज था वो अकेला आदमियों के साथ में औरतों को काम करने की इजाजत भी नहीं देता था। इवन उनके पति पत्नी का भी साथ साथ चलना अच्छा नहीं माना जाता था। तो ऐसी परिस्थितियों में लेखिका ने धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा करना और शुरू किया और उन्होंने आदमी और औरतों को साथ काम करने के लिए मना लिया और एक नाटक मंडली तैयार की। और उस नाटक मंडली में जब नाटक करके जो पैसा आया, तो बिहार में उस समय भी बहुत अकाल, ये जो बाढ़ वगैरह आया करती थी, तो ऐसी जो सिचुएशन थी उनमें राहत कोष बनाया उन्होंने कि ऐसी सिचुएशन जो आती है अकाल की, बाढ़ की, ऐसे में लोगों को दान दिया जा सके। जो नाटक से उन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। उसके बाद में ये कर्नाटक में बालाकोट में रहने के लिए गई और वहां पर उन्होंने देखा कि बच्चों के लिए आसपास स्कूल भी नहीं था। तो इन्होंने कैथोलिक बिशप जो है उसको बोला कि भाई आप क्या मेरे साथ इसमें मदद कर सकते हैं कि बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाए। लेकिन उनकी बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और किसी ने उनकी मदद नहीं की। उसके बाद में उन्होंने स्वयं इस सिर्फ 3 भाषाएं सिखाने के लिए स्कूल शुरू किया था, अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी। और बाद में अपने विद्यालय को उन्होंने मान्यता भी दिलवाई और इस प्रकार वहां के बच्चों के लिए इन्होंने स्कूल भी आगे इसको बढ़ा दिया। इस प्रकार से लेखिका अपने जीवन में आने वाली सभी औरतों के विषय में हमें बताती है, उनकी नानी, उनकी परदादी, उनकी माताजी और उनकी बहनें, और स्वयं थोड़ा सा अपने बारे में भी वो बताती है कि किस प्रकार से उन्होंने बच्चों को स्कूल के लिए, और इसके बाद वो स्वयं अपने बारे में भी बताती है कि किस प्रकार बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल खोला, संघर्ष के साथ खोला, लेकिन वो उसमें कामयाब रही।
उम्मीद है आपको समझ आया होगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं क्या सुधार कर सकती हूँ। थैंक्स अगेन।